नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान एंड क्लास 10 साइंस का पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके नोट्स देखेंगे, कोचिंग जैसे नोट्स मिलेंगे, पार्ट का सार होगा, ठीक है ना? पूरी रूपरेखा आउटलाइन है, पूरी समझा दूँगा इस वीडियो के अंदर, वन शॉट वीडियो होगा, ठीक है? जैसे आप कोचिंग में नोट्स लिखाते हैं एकदम सेम टू सेम वैसे होंगे और आपको याद भी हो जाएँगे तुरंत, ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इतना कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले 3 परिभाषाएँ देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना? कुछ नए पदार्थ बनते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या बनते हैं, पुराने वालों से कुछ गुणों में अलग होते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है? और ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। यानी शुरू में जो हमारे पास पदार्थ थे वो थे अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें कहते हैं उत्पाद। जो नए बनते हैं, गुणों में भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है हमारे पास ये रहे। भोजन का पाचन है जो हमारे शरीर में होता है, हम श्वसन सांस लेते हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। और एक बात बताना कि अगर बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बनता है तो ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने पिछले साल 8वीं 7वीं 9वीं जितनी भी क्लास अच्छी तरह पढ़ी है, तो अगर बर्फ़ से पानी बन रहा है तो इसे इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परीक्षण क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, पता चलता कैसे चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इसके दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। जितने क्रियाकलाप है इस पाठ के अंदर मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर करा रखे हैं। शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे आप, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे। क्लास 10 साइंस प्ले लिस्ट है, वहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी होंगे उस प्ले लिस्ट में। तो इस चैप्टर के मैंने सारे जो है वो करा रखे हैं, सारे क्रियाकलाप, ठीक है, वहाँ पर। तो ये कुछ क्या है कि इसके अंदर होता है, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो पता चलता है कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन गया। रंग में परिवर्तन, पहले रंग कुछ और था फिर कुछ और हो गया। तापमान, ठंडे से गर्म हो गया, गर्म से ठंडा हो गया, ठीक है। गैस का उत्सर्जन, कोई गैस निकल रही है, तो इन सब से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो दो तरीके, एक तो होती है रासायनिक समीकरण, एक होती है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण ये है और ये है इसकी रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण जैसे शब्द जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाएं हाथ की तरफ को लिखेंगे अभिकारक को। यानी अभिकारक कौन है, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्रिया करते हैं, इससे जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये RHS राइट हैंड साइड उत्पाद। हमेशा तीर के निशान से इन्हें लिखेंगे। बाएं साइड अभिक्रिया होंगे, अभिकारक होंगे या क्रियाकारक भी कहते हैं इन्हें, और इधर उत्पाद या प्रोडक्ट होंगे। इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, इन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। इन्हें दाएं साइड लिखते हैं, बीच में तीर का निशान लगाते हैं। इसी शब्द समीकरण का दूसरा रूप है रासायनिक समीकरण, जब प्रतीक रूप में लिखते हैं। जैसे जिंक, जिंक का प्रतीक होता है, क्या होता है, जिंक होता है, Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, तीर का निशान, जिंक सल्फेट बन गया ना, ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। यानी ये भाग है, ये यहाँ पर इसके जाकर जुड़ गया और ये गैस हाइड्रोजन निकल गई। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। और ये हो गई शब्द समीकरण। तो इस तरह हम लिखते हैं, बाएं साइड अभिकारक, दाएं साइड उत्पाद और बीच में तीर का निशान। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, प्रतीकों द्वारा लिखते हैं, वो ये रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, निरूपित की जाती है ना। तो इसका प्रेजेंटेशन है वो किसके द्वारा करते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा, केमिकल इक्वेशन के द्वारा। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। इसके अलावा भौतिक अवस्था लिखते हैं, ठोस है तो आगे आ जाएगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे तीर का निशान लिखते हैं तो इसके ऊपर ताप कितना है, 300 केल्विन पर ग्राम किया, कितना किया, प्रेशर कितना है, 1 ATM 2 ATM, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। और उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक वो होता है जिससे अभिक्रिया जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो उत्प्रेरक कुछ डालते हैं जिससे अभिक्रिया जल्दी हो जाती है, तो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। इसके अलावा सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और एक्व है ना, एक्वस है ना, जलीय, ये सब भी लिखते हैं प्रतीक। अभी कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि एक समीकरण है जिंक, जिंक के साथ ऐसे S लिखा जाएगा, सॉलिड, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है, यह है जलीय विलयन, तो इसके लिए लिखा जाएगा एक्वस। और सिर्फ जल होगा तो उसको लिखा जाएगा लिक्विड, स्मॉल l। और H2 क्या बन गई, गैस, गैस बन गई तो इसके ब्रैकेट में छोटा g लिखा जाएगा। तो इस तरह प्रतीक भी इनमें लिखे जाएंगे। आगे चले फिर,
आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किस तरह करें, संतुलित कैसे करें। तो इसके लिए एक विधि है, उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया का पहले अभिकारक और उसके पास उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये बताना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 9th क्लास में पढ़ा था आपने, तो ये बताना ज़रूर। तो इसमें क्या है कि जितना रिएक्टेंट होता है उतने प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस नियम की पालना हो, इसलिए हम क्या बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है रिएक्शन तो हमारी रिएक्शन या अभिक्रिया क्या है, गलत है। तो चरणबद्ध संतुलित करना है ना हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण लिखकर उसके प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में लिख लेंगे। जैसे एक उदाहरण है, आयरन है Fe, जल से क्रिया करता है H2O, साथ में बनाता है Fe2O3, साथ में हाइड्रोजन। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा। बॉक्स के बाहर जितने परिवर्तन होंगे। फिर हम एक सारणी बना लेंगे, ठीक है ना। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट करेंगे। Fe अभिकारक कितना है, 1 है, इधर 3 है। जैसे देखो एक देख लो इसके अंदर, Fe यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। फिर बात करती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 ही है इसके अंदर अभिकारक, ठीक है, तत्व 3 एलिमेंट। अब इनको संतुलित करते हैं। सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। जैसे सबसे बड़ा ये है, इसको संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 4, तो इधर भी 4 होनी चाहिए ना, तो इसके आगे 4 लगा दिया। सभी तत्व के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। ठीक है, ये 3 है तो इधर भी ये 3 होने चाहिए। ठीक है, तो फिर इधर ऑक्सीजन 4 लगाए तो फिर हाइड्रोजन भी 4 दूनी 8 हो गए। तो ठीक है ना, एक बात याद रखना, जैसे हम लिखता हूँ 2A2, इसका मतलब होता है ये जो नीचे लिखा है ये ऊपर साइड वाले से गुणा होगा, 4 होगा। जैसे 4H2 लिखा है तो इसका मतलब है 8 हाइड्रोजन। 2 H2 है ना, 1 H2 का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन। 4 बार लिखा है, 4 दूनी 8 हो गए। तो ये क्या है कि इधर 3 Fe है तो 3 Fe इधर होंगे। ऑक्सीजन 4 है तो 4 इधर होंगे। 4 ऑक्सीजन के तो 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 इसकी तरफ लगा दिए। अब दोनों को देखते हैं क्या दोनों परमाणु की संख्या दोनों ओर समान है। अगर समान है तो हमारी रिएक्शन क्या बैलेंस हो गई। तो 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 3 आयरन, ऑक्सीजन 4, तो एक तरह क्या है कि बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। ठीक है, अब अगला अभिकारकों उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखेंगे हम। जैसे सॉलिड के लिए स्मॉल एस लिखेंगे, द्रव्य के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी, और ब्रैकेट में लिखेंगे जलीय के लिए एक्वस। जैसे 3Fe क्या है, सॉलिड है, 4H2O से क्रिया करता है गैस से, साथ में Fe2O3 बना लेता है सॉलिड, और 4H2 गैस निकल जाती है। इसके अलावा चरण 6 में जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक आदि भी क्या है, इस तीर के ऊपर क्या कितने ताप पर यह अभिक्रिया हुई, दाब कितना हुआ, ठीक है, ये सब भी उल्लेख करते हैं। तो इस तरह हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो जाती है। आगे चलें, फिर आगे बात करती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारी प्रकार की होती है, हमने देख लिया रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले होती है संयोजन। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या है, एक एकल उत्पाद बनाते हैं। है ना, अभिकारक तो 1 या 2 होंगे या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे A B मिलकर C बना लिया, C अकेला, तो एक अकेला ही संयोजन। संयोजन यानी जुड़ना, तो 2-3 जुड़कर एक अकेला बनाए तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कोयले का दहन, कोयले में क्या होता है, कार्बन, वो होता है सॉलिड, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। दहन यानी जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन वातावरण की होती है, उससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। इसी तरह जल का निर्माण किस प्रकार होता है, 4 हाइड्रोजन, जैसे 2H2 प्लस गैस है ये, प्लस O2 गैस से क्रिया करके 2H2O लिक्विड बना लेगा। जल क्या द्रव होता है, ठीक है ना। वैसे ये दोनों अभिकारक क्या है, गैस होते हैं और ये द्रव हो जाता है। CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, यानी ये बिना बुझा चुना जल से क्रिया करके बुझा चुना बना लिया, CaO2 एक्वस। हमने कहा था रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ नया पदार्थ बनता है, उसके गुणों में भिन्नता होती है। क्या यहाँ पर द्रव है, ये दोनों गैस, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है ना, तो ये क्या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ क्या ऊष्मा भी का निर्माण हो तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस है, उसका दहन, जैसे CH4 मेथेन को कहते हैं प्राकृतिक गैस, ये गैस हो गई। 2O2 दहन यानी फिर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगी और साथ में ऊष्मा मुक्त करेगी, तभी तो ये क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन क्या, श्वसन हम सांस लेते हैं, वो भी क्या है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। ये 6O2 है ना, 12 ऑक्सीजन से क्रिया करता है, 1O2 6O2। एक मॉलिक्यूल में वैसे 2 ऑक्सीजन के अणु होते हैं,
वैसे कुल 12 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल कितने अच्छा है ये, इसे क्रिया करके 6CO2 बना लेगा, एक्वस 6H2O बना लेगा उष्मा। तो ये रिएक्शन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, रिएक्शन पूछी जा सकती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है उष्मा से अभिक्रिया का 2 उदाहरण दीजिए, या फिर ऐसे रिएक्शन पूछ सकते हैं, बैलेंस करनी दे सकते हैं एग्जाम में, कैसे भी पूछी जा सकती है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें फिर। आगे बात करते हैं वियोजन की अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया क्या है, एकदम उल्टी होती है उसकी संयोजन की। उसमें क्या था, ए और बी, इसमें क्या है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे उसमें क्या था, ए बी जुड़कर सी बना रहे थे, इसमें क्या है, ए टूटकर बी और सी बना रहा है। तो ये बहुत सारी होती है वियोजन अभिक्रिया। जैसे होती है उसमें वियोजन, उष्मा द्वारा जब हम वियोजन कराए, जैसे 2FeSO4 है, फेरस सल्फेट, ये सॉलिड है, उसको उष्मा दे तो Fe2O3 बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, साथ में SO2 गैस बनेगी और SO3 गैस भी बनेगी। तो ये फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, भूरा लाल रंग का होता है, और फेरस सल्फेट कैसा होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला है चूना पत्थर, उसको गर्म करें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दे। ठीक है, उष्मा से फिर हमें उष्मा तो देनी पड़ेगी, CaO बनेगा साथ में। ठीक है, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अगली अभिक्रिया विद्युत वियोजन है ना, विद्युत द्वारा है ना, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अगर वियोजन कराए, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे 2H2O लिक्विड है, इसके अंदर हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो 2H2 + O2 बन जाएगा। तो ये भी क्या है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, ये कैसी है, उसमें वियोजन है। ठीक है, ये सभी उसमें वियोजन है। ठीक है, ये उष्माशोषी अभिक्रिया है, आगे आएगा इनको। ठीक है ना, और ये आपका क्रियाकलाप भी करा रखा है मैंने ऑलरेडी, एक वीडियो में बना रखा है 10-12 मिनट का वीडियो, उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। तो ये एक बार डायग्राम भी पूछा गया था, ठीक है ना, परीक्षा के अंदर, और एक बार ये बोर्ड के अंदर ये क्रियाकलाप भी पूरा आया था, तो इसका क्रियाकलाप मैंने करा रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। ये क्या विद्युत धारा का जलीय विद्युत अपघटन है, किसका, जल का। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रकाशीय एन सनलाइट है, उसके द्वारा भी वियोजन होता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे 2AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य का प्रकाश की क्रिया कराए तो 2Ag+ सॉलिड बन गया, Cl2 गैस बन गई। इसी तरह 2Ag बार है, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे। ये सनलाइट में 2Ag+Br2 गैस का निर्माण कर लेगी। और इस अभिक्रिया का उपयोग क्या किया जाता है, श्याम सफेद फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये अभिक्रिया उपयोगी है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या उस अभिक्रिया को लिखिए जो श्याम सफेद फोटोग्राफी में उपयोगी है, या AgBr का उपयोग लिखिए। तो ये क्या है, श्याम सफेद फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यह अभिक्रिया उपयोगी है, आपको पता होना चाहिए। अगली बातें करते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी अभी जितनी भी वियोजन अभिक्रिया पड़ी वो सारी की सारी क्या है, उष्माशोषी भी है, क्योंकि जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो क्या कहलाती है, उष्माशोषी कहलाती है। उष्मा का एनर्जी का जो शोषण करती है तब अभिक्रिया होती है, तो वो कहलाती है उष्माशोषी। तो ये सारी कितनी थी, ये सारी क्या है, जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है वो उष्माशोषी भी है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देगा। जैसे हम ट्रेन में देखते हैं, ठीक है ना, एक इंसान बैठा है, ठीक है, वो अपनी सीट पर बैठा है, लेकिन वो पूरा इतने बड़ी 4-5 की उसने आराम से सो रहा है और वो नहीं उठेगा कोई भी आए, लेकिन एक तगड़ा बंदा आएगा जो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है ना, तो आएगा तो यार हट, एक साइड बैठ, मुझे भी बैठना है, तो वो हट जाएगा। इसी तरह क्या इनमें होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उस यौगिक से विस्थापित कर देता था। जैसे Fe आयरन है, कॉपर सल्फेट से क्रिया कराए तो इसका कॉपर बाहर चला जाएगा, कम क्रियाशील, आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, इसकी जगह आ जाएगा, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, इसमें अंदर लोहे की कील डालकर ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपकी किताब में दिया हुआ है, तो साथ में क्या है, ये प्रयोग हो जाता है। लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की क्या परत जम जाती है, जम गई। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो गया, हरा रंग FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया, विलयन का रंग नीला था, हरा हो गया। इसके अलावा भूरे रंग की परत जम गई किस पर, लोहे के कील पर, क्योंकि वहाँ पर क्या आ गया, कॉपर आ गया, लेकिन लोहे के कील की जगह आ गया कॉपर, और आयरन था, ठीक है, लोहे के कील पर वो घुल गया, तो नीला होता है कॉपर सल्फेट, वो हरा हो गया। इसी तरह जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करे तो ZnSO4+ कॉपर बना लेगा, ये भी ज़्यादा क्रियाशील है, इसकी जगह आ गया और इस कॉपर को भगा देगा। तो ये क्या है, विस्थापन। तो किसी यौगिक में, यौगिक कौन सा है, जैसे ये रहा यौगिक या कंपाउंड है, इसके अंदर एक कम क्रियाशील है ना, लेस एक्टिव क्या है, रिएक्टेंट है, ये ज़्यादा मोर एक्टिव है इससे, तो इसकी जगह आ गया और ये निकल गया, तो ये क्या है, विस्थापन। विस्थापन है ना, हटाना। ठीक है, सीधा सा अर्थ है, तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया।
अब आगे बात करते हैं द्विविस्थापन। इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान के कारण होता है। यानी दो हमारे पास क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, दो रिएक्ट होते हैं अभिकारक, उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तब वो जो अभिक्रिया होती है वो द्विविस्थापन कहलाती है। जैसे Na2SO2, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इनका मैं कमेंट में बॉक्स में बता दूंगा अगर किसी सूत्र में गलती रही तो। सोडियम सल्फेट की क्रिया जो BaCl2 बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो BaSO4 बनता है, साथ में 2NaCl मुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें अंदर क्या है, बेरियम सल्फेट के श्वेत अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ, तो ये रही यहाँ पर रिएक्शन एक सही द्विविस्थापन की। Na2SO4 होगा, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट, ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड से क्रिया करेगा और इससे क्या बना लेगा, इसे बन जाएगा BaSO4 + 2NaCl। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अवक्षेप बनता है BaSO4 का, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन है, उसके अंदर थोड़ी सी गलती थी, तो यहाँ से मैंने बता दिया इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर वो गलती थी मैंने इसमें से वो बता दी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उपचयन और अपचयन की। उपचयन और अपचयन दोनों मिलकर क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए तो उपचयन और अपचयन होता है इसके अंदर। उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन कहलाता है। इसके अलावा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को दौड़ा दिया जाए, भगा दिया जाए या ह्रास हो जाए, है ना, हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है ना, पहले की किताबों में ऑक्सीकरण दिया होता था, अब ये उपचयन नया नाम है इसकी जगह, तो आप ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी जो किताब में लिखना है वही है, लेकिन इसकी जगह ऑक्सीकरण भी नाम है, तो घबराना नहीं है। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी कहलाती है ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, कार्बन है, इसके ऑक्सीजन जुड़ गया, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह 2CO, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया और 2CuO बन गया, कॉपर के ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका भी ऑक्सीकरण या उपचयन हो गया। इसी तरह CuO है, इसमें हाइड्रोजन है, हीट दी, तो कॉपर + H2O, ये भी क्या ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है ना, या उपचयन हो गया। अब बात करते हैं अपचयन की। किसी पदार्थ में से अब की बार क्या इसका उल्टा हो जाए ना, ऑक्सीजन हट जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे CuO है, इसका अपचयन तो हो गया किसके अंदर, Cu में, और H2 है, इसका अपचयन हो गया H2O के अंदर, यानी H2 है इसके, तो ऑक्सीजन जुड़ गया और इससे निकल गया, तो इससे निकला उसका तो क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। इसके जुड़ गया उसका हो गया ऑक्सीडेशन। जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, दोनों साथ साथ होती है तो इससे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना रहा है ना, हाइड्रोजन क्या है, उपचयित हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये रिडक्टेज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों साथ हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये एक ही आएगा यहाँ पर। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन दोनों साथ हो रहे हैं, अपचयन और उपचयन दोनों साथ हो रहे हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा गलती होगी, उपचयन और अपचयन साथ हो रहे हैं तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, भी मैंने पहले बताई दी। ठीक है, आगे बात करते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है वो देखते हैं। तो पहला एक है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संसारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना ना, लोहे की परत पर क्या होता है कि कोई धातु जैसे लोहा, उसके ऊपर आर्द्रता है ना, नमी, अम्ल, बारिश के अंदर थोड़ा बहुत अम्ल भी होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है तो ठीक है ना, तो गैसें आदि क्रिया कर लेती है, तो क्या को धीरे धीरे रस्ट बनने लगता है, तो उसी को रस्टिंग को क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संसारण के उदाहरण है। संसारण के उदाहरण पूछ ले तो क्या है, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का बनना क्या है, संसारण के उदाहरण है। और इसका कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो इसके हो जाएगा 1 या 2 पूछ ले तो यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संसारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है, और अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित यानी ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही कहते हैं विकृत गंधिता। यानी वसा है कोई चिकना युक्त या तेल या खाद्य सामग्री है, अगर हवा के संपर्क में आए तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसका स्वाद खराब हो जाता है, गंध में परिवर्तन आता है, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो और इसको रोकने का उपाय क्या है, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके एंटीऑक्सीडाइज का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखेंगे। इसके अलावा वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, जैसे जितने भी कुरकुरे चिप्स के पैकेट आते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, तो क्या ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। वैसे बंद है, लेकिन फिर भी उनमें के समय के साथ अगर थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन रहेगी अंदर तो वो क्रिया करके खराब कर लेंगे, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसके अलावा शीतलन द्वारा ताप एकदम कम करके भी उसको रोका जा सकता है। ठीक है,
तो ये कुछ उपाय जैसे प्रतिओक्सी कारक कौन कौन से हो गए, जैसे कि अचार है, अचार बनाते समय उसमें नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, इसके अलावा वायुरोधी बर्तन है उसमें अचार को ढक कर रखते हैं तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, अचार लंबे समय तक टिकता है। और चिप्स वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शीतलन या बहुत ज़्यादा ठंडा कर ले तो भी इस विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। जैसे दूध के पैकेट वगैरह आते हैं तो क्या क्या उनको विकृत गंधिता से रोका जा सकता है, जब वो ज़्यादा ठंडे होते हैं ख़राब होने से बच जाते हैं। तो ये था पाठ का सार, पार्ट्स की रूपरेखा, एकदम नोट्स है कोचिंग वाले जैसे। काफ़ी मेहनत लगी है इनको, ठीक है ना, बनाने में और सोचने में। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो शेयर कर दें।